काम कर रहे हैं, ये बुक किसी बच्चे की ले जाती है। क्या हो रहा है भाई? पंचायत? खाप पंचायत चल रही है? हाँ, पंच लेकिन नहीं है, तुम लोग चाह रही हो। हम्म? चलो पूछो बेटा, आप लोग परसों जो पढ़े हो मेरे से, क्या क्या पढ़ा था परसों? अभी अपन को 12th वाला करना है या 11th वाला करना है? अच्छा 11th वाला, अच्छा दिमाग में सेट हो गया 11th, कि पहले 11th के लिए चलेगा बाद में 12th के लिए चलेगा। चलो कुछ ही पढ़ाना। क्या चल रहा था अपना 11th में? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वो मिल गई थी आप लोगों ने? डीपीटी लगाई है उसकी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की? डीपीटी हिंदी में आ गई ना? नहीं थी क्या कल? नहीं मिली? अरे अभी तो मैं पूछ के आई, खान साहब से कह रहे थे डाल दी। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी डलवा दूंगी, आज ही मिल जाएगी। डीपीटी दिया करो बेटा आप लोगों। क्या मैं डीपीटी जो बनाती हूँ ना, वो जो मैं पढ़ाती हूँ उसको बिल्कुल, उसको कोशिश करती हूँ कि उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके बनाऊं। तो आप लोग है ना, उसको जरूर दिया करो। मैं देखती हूँ खान साहब उसे भी बोल रहे थे कि डीपीटी हिंदी में भी डाल दिए। चलो कोई बात नहीं। देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थोड़ा एक दो चीजें मेरी और ध्यान से सुनिएगा। अच्छा सबसे पहले चलो एक चीज बताइए आप लोग कि अरस्तु ने प्लांट्स को कितने उसमें डिवाइड किया है? क्या है? जैसे अरस्तु ने क्या किया था कि बॉटनी में 3 हर्ब श्रब एंड ट्रीज किया था मॉर्फोलॉजिकल गुणों पर, वैसे एक चीज और की थी, उन्होंने जंतुओं को भी बांटा था आरबीसी के आधार पर। मतलब जिसके अंदर आरबीसी है वो एक ग्रुप हो जाएगा, और जिसके अंदर आरबीसी नहीं है वो दूसरा ग्रुप है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारी पृथ्वी पर एक पॉरीफेरा होता है, सिलाइंट्रेटा है, एस्केलमिंथीज है, प्लेटीहेलमिंथीज है, ऑर्थ्रोपोडा है। इनमें किसी के अंदर आरबीसी नहीं होती है। तो इन्होंने क्या किया होगा कि इन सारे जीवों को एक समूह में रख दिया होगा, और जिसके अंदर रक्त होता है, आरबीसी माने रक्त होता है, उनको उन्होंने दूसरे ग्रुप में रख दिया। तो ऐसे करके उन्होंने जंतुओं को भी बांटा, क्योंकि अरस्तु जो वैज्ञानिक है ना, वो बेसिकली जूलॉजी के वैज्ञानिक है। बॉटनी में इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप ये देखो, आप अरस्तु को केवल यहाँ पर पढ़ रहे हो, उसके बाद में आप कभी इनका नाम कहीं नहीं सुनोगे। जितना भी नाम आप सुनोगे कैरोलस लीनियस का ही सुनोगे। तो कैरोलस लीनियस ने पौधों पर बहुत ज्यादा काम किया था। अच्छा चलो कौन बताएगा? जैसे वैसे मुझे पता है, सबको आता है, लेकिन फिर भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कौन बता सकता है? कि एक हाथ खड़ा करके कोई एक बोलेगा तो बाकी सब सुनेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन की गलतियां क्या थी, ड्रॉबैक क्या था? वेरी गुड, बता। प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी को साथ में रख दिया था। बिल्कुल सही बोला कि यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट को साथ में रख दिया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को भी साथ में रख दिया था। ये इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है भरत, कुछ बताना जरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? किस सन में दिया? हाँ 1969 में दिया है ना। ठीक है। अ, जो आरिश विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था ना 5 किंगडम, उसके किंगडम का सीक्वेंस क्या था? सबसे पहले क्या आएगा? बीच में रुको रुको, कौन सा किंगडम आएगा? जगत, मोनेरा, फिर 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 तो घबरा क्यों रही थी ऐसे? रुक रुक रुक, फिर ऐसे गाड़ी को धक्का ही लगाना पड़ रहा था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम, ये पूरा एक सीक्वेंस है जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का दिया था। ठीक है ना। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में संदीप का एक क्वेश्चन था, डाउट था, उसको भी क्लियर कर दूं। एक्चुअल में क्या है कि जो सेल स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसमें पूरी कोशिका की संरचना आती है, उसमें कोशिका का प्रकार भी शामिल है। आप लोगों को जो लक्षण इसमें दिए है ना, उसमें 3 लक्षण दिए: कोशिका का प्रकार, नाभिक की झिल्ली और कोशिका भित्ति।
ये तीनों हमारी कोशिका संरचना में शामिल किए गए हैं। एक्चुअल में क्या था कि जो लक्षण बताए गए हैं, तो कोशिका संरचना को उन्होंने खोल दिया कि कोशिका भित्ति कैसे होती है, नाभिक की झिल्ली कैसे होती है, कोशिका का प्रकार कैसे होता है। तो वो क्योंकि चूंकि वो लक्षण बता रहे थे, तो लक्षण में तो उनको डिफाइन करना पड़ेगा ना अलग अलग चीजों को, तो उन्होंने खोल दिया। तो इसीलिए कोशिका की संरचना और कोशिका प्रकार लगभग एक ही चीज है, लेकिन पोषण जो है वो हम दोनों के अंदर देख रहे हैं, प्रजनन हम दोनों में नहीं देख रहे हैं, हमारा जो शारीरिक संगठन जो होता है वो दोनों में देख रहे हैं ना। तो कॉमन हमारे तीन हो जाते हैं। अच्छा, कौन बताएगा कि प्लांट्स में कोशिकीय लेवल पर क्या देखने को मिलता है? प्लांट्स में कोशिकीय लेवल पर क्या देखने को मिलता है? बताओ बताओ भाई, प्लांट्स के अंदर कोशिकीय लेवल पर क्या होता है? क्या? कोशिका बहुकोशिकीय होता है, दूसरा क्या बोला? अंग। अंग, और एक चीज मैंने बताई थी, ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र होते हैं। मैं बार बार क्या पूछ रही हूँ, कोशिकीय लेवल पे पूछ रही हूँ ना, इतना सिंपल सा था, क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? यही कंफ्यूजन तो एग्जाम में भी चला जाता है ना। भाई पौधों में कोशिका लेवल पर क्या होगा कि पौधे बहुकोशिकीय होते हैं अधिकांश। दूसरा क्या होता है कि ऊतक होते हैं, ऊतक तंत्र होता है, और अंग होते हैं। बस मैंने आपको ऊतक तंत्र अलग से लिखवाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जंतुओं में पोषण का कौन सा प्रकार होता है? होलोजॉइक। होलोजॉइक समभोजी। समभोजी होता है, होलोजॉइक होता है ना, समभोजिक अच्छा, पृथ्वी पर सबसे अधिक पोषण किसमें होता है? किंगडम मोनेरा, अर्थात जीवाणु के अंदर, अर्थात प्रोकैरियोट में। वो कहते हैं ना, सिनोनिम भी सब हम रिवीजन कर ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या है ना, ऐसे चले जाए कि क्वेश्चन में पूरा ना पढ़े और तुरंत हम अपना बबल भर जाए। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके टाइम टेकिंग नहीं होने चाहिए, तुरंत तुरंत करोगे। देखो बायोलॉजी में मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, अब चाहे मुझे इसका तकिया कलामी समझ लो मेरा, कि बायोलॉजी केवल आना काफी नहीं होती है। बायोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि कम समय में आए, तब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पर पहुंच पाओगे। आप बायोलॉजी का पेपर किसी बच्चे को 3 घंटे के लिए दे दो, मैं कह रही हूँ गारंटी से कि वो काफी अच्छा पेपर कर लेगा, सबके नंबर अच्छे आ जाएंगे, पर सिलेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री की बिना थोड़ी हो जाएगा। तो बायो ऐसी आनी चाहिए कि कम समय में आए, तब जाकर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पर पहुंच पाओगे। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो चलो इसके लिए संडे को काय का टेस्ट बोल दिया मैंने? लिविंग वर्ल्ड का। चलो ओके, लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट है संडे को, तो बिल्कुल इसको भूलना नहीं है, ठीक है? मैं खुद ही बहुत भूल जाती हूँ, तो तुम लोग मेरा एक हेल्प किया करो, जब यहाँ से क्लास छूटेगी ना, तो सोनाली दीदी को लिख दिया करो कि मैम ने है ना लिविंग वर्ल्ड बोला है। ये आप ऑफिस वाले मुझे बहुत डांटते हैं इस मामले में, आप क्लास में तो बोल आती हो, यहाँ बोलती नहीं हो, तो पेपर कैसे लेंगे हम? तो मैं क्या करूँ, यहाँ से निकली नहीं कि सारी चीजें मेरी गई। तो ये थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देना कि वहां पे जाकर बोले मैम ने एक टेस्ट पेपर बोला है, तो फिर वो लोग मुझसे कंफर्म कर लेंगे कि हाँ कौन सा बोला है, ठीक है? एक चीज और बताने जा रही हूँ मैं आपको कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ में एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और दिया है। वैज्ञानिक का नाम आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं वैज्ञानिक का नाम आपको दे रही हूँ, और डीपीटी में पूछ भी रही हूँ, और एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आपको आएगा। तो एक क्लासिफिकेशन आप लोग और नोट कर लीजिएगा, 6 किंगडम। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 जगत। 6 किंगडम, पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत इसको नहीं माना जाता, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन जब अभी आप देखोगे तो कोई बहुत कमाल का नहीं है। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल वूस। मेरे को भी कल एक बच्चे ने एक गलती बताई गूगल की, आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप गूगल पर बहुत ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, अपना ब्रेन भी यूज कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने गूगल से कोई क्वेश्चन का आंसर लगाया,
तो आपको एनटी वाले अलग से नंबर नहीं देंगे कि बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट था, गूगल कर करके पढ़ा है, नहीं देंगे। तो क्योंकि इसमें आपको दे रखा है इन्होंने कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वूस ने दिया है। हालांकि पहली बात तो थ्री किंगडम फोर किंगडम हमारे सिलेबस में है नहीं, परंतु फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने दिया था, कार्ल वूस ने नहीं दिया है। कार्ल वूस तो सिक्स किंगडम में आए थे, पहले कैसे चले जाएंगे। पर गूगल पे आप सर्च करोगे तो इनका नाम फोर किंगडम पे दे रखा है। कहीं आप भी देखने लगे तो आप भी गलत सोच लो कहीं, तो मैं पहले से ही बता रही हूँ। और ये मेरे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है कि गूगल बहुत गलत होता है। तो इसीलिए ज्यादा है ना, ये चक्कर में मत पड़ो, टाइम बहुत खराब होता है। जितना आप ये इस तरह की चीजों को आप अवॉइड करोगे ना, उतना आपका रिजल्ट मिलेगा। जितना आप इस पे रहोगे तो आप बहुत पीछे जाओगे। एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ, कार्ल वूस ने क्या किया था कि किंगडम मोनेरा को दो भागों में बांट दिया। एक इन्होंने किया आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। ये इनका एक जगत है, ये इनका दूसरा जगत है। तीसरा इनका वही रहेगा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु। फोर, सॉरी, थ्री, फोर, फाइव और ये सिक्स। ये छह जगत है। तो इन्होंने क्या किया था, इस पूरे छह जगत को तीन डोमेन में बांट दिया। प्रथम डोमेन, द्वितीय डोमेन और तृतीय डोमेन। अब ये डोमेन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कभी किसी बारात में गए होगे ना बारात में। तो बारात में क्या किया जाता है, धर्मशाला ले ली, चलो होटल में गए। तो होटल में दो प्रकार की व्यवस्था होती है, क्योंकि मालूम है शादी वाला भी बड़ा भेदभाव करता है। अब आप लोगों में से कुछ लोग डॉक्टर बन जाओगे, फिर किसी बारात में जाओगे तो आप लोगों को बढ़िया सा एक प्राइवेट रूम दिया जाएगा, जिसमें पलंग होता है डबल बेड, और अपना बढ़िया अपना सेल्फ वॉशरूम होता है। अब जो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे उनको किसी बड़े से हॉल में रोक दिया जाएगा, और जहाँ पे 15-20 पलंग पड़े होंगे या जमीन पर भी गद्दे लगे होंगे, और कॉमन बाथरूम होगा। तो जो अपना छोटा सा था वो अपना एक आइसोलेशन हो गया, और जो बड़ा वाला हॉल था जैसे 20 उन्होंने गद्दे डाल रखे थे, हम लोग उसको एक अपनी इंग्लिश की भाषा में कहते हैं डॉर्मेट्री। उसे बोलते हैं डॉर्मेट्री, कि इस बड़े से कमरे में हम 5-6 पलंग डाल दूं मैं, और सब इसे पड़े हुए हैं सो रहे हैं, तो वो डॉर्मेट्री कहलाती है। तो जब बहुत सारी चीजों को मिलाकर हम एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं ना, तो हमने उसको साइंस की भाषा में डोमेन कहा। तो डोमेन माने डॉर्मेट्री से लिया गया है। तो इन्होंने क्या किया, इस पूरे जगत को जो इन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन था ना, उसको तीन ग्रुप में रख दिया। तो उसको ग्रुप ना बोल करके डोमेन बोला इन्होंने। और ये तीन डोमेन में इन्होंने क्या किया था कि एक डोमेन में आर्की को रखा, दूसरे डोमेन में यू को रखा, और जितना भी हमारा यू कैरिया था इसका इन्होंने नाम रखा यू कैरिया। क्यों रखा इन्होंने यू कैरिया, क्योंकि सारे के सारे यू कैरियोट में आते हैं, क्योंकि सारे के सारे यू कैरियोट्स में आते हैं। तो पहले का डोमेन का नाम आर्की, दूसरे का यू बैक्टीरिया हो गया, और तीसरे का यू कैरिया हो गया। तो सारे यू कैरियोट्स जो होते हैं ना, वो सारे एक ग्रुप में आ गए। तो हम इसे क्या बोलेंगे, यू कैरिया। तो इन्होंने क्या किया
कि सिक्स किंगडम भी आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, और सिक्स किंगडम में क्या कलाकारी की जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे किंगडम मोनेरा तो वैसे जरा सा था, और उसको भी दो भागों में बांट, कोई मतलब ही नहीं था इसको ऐसा करने का। कर दिया तो कर दिया, कर दिया तो हमको पढ़ना पड़ रहा है कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। तो उसमें ये याद रखिएगा कि सिक्स किंगडम में उन्होंने छठवे को क्या किया है। तो छठवे में उन्होंने किंगडम मोनेरा को दो भागों में बांटा है, और फिर उन्होंने छह के छह को तीन समूह में रख दिया, और उन समूहों को हमने बोला है डोमेन। तो ये तीन डोमेन जो है हमारे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में आते हैं। कार्ल वूस आपकी बुक में भले ही नहीं दिया है, तब भी इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग ही मुझसे कहते हो, मुझे लास्ट ईयर के बहुत से बच्चों ने एक ही चीज कही कि आपको कैसे पता कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, और आपने वो करा दिया, एग्जाम में जो आया। तो इसी को बोलते हैं अनुभव, एक्सपीरियंस बोलते हैं। कि नहीं दिया तो भी मैं जोर दे दे के करा रही हूँ और टेस्ट में पूछ रही हूँ, क्योंकि ये 4 से 5 साल पहले की एनसीईआरटी बुक में कार्ल वूस के बारे में आपको दिया गया था कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है। तो कार्ल वूस करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोगों को दिया है। आप इसको नोट कर लो, क्योंकि आपकी बुक में इस तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया, और क्वेश्चन बन रहा है इसके ऊपर। फटाफट से जल्दी से नोट करो, क्योंकि अब हम लोग किंगडम मोनेरा पे जा रहे हैं। किंगडम मोनेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो गया, कर लिया नोट। चले अपन लोग अब किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा बहुत ही अलग। देखो किंगडम मोनेरा क्या है। सबसे पहली बात कि किंगडम मोनेरा को समझने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, और वो शब्द आपको अपने आप इस किंगडम को पूरा समझा देगा, और उस शब्द का नाम है प्रोकैरियोट। पृथ्वी पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोट, एक होती है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर समस्त जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा आता है। माइकोप्लाज्मा आता है। ये सारे के सारे प्रोकैरियोट में आते हैं। तो प्रोकैरियोट जितना भी है पृथ्वी पर, जितना भी है, हमने उसको एक किंगडम मोनेरा में शामिल कर दिया है। तो मतलब आपको मोनेरा में क्या पढ़ना है, आपको जीवाणुओं के बारे में पढ़ना है। जितना भी जीवाणुओं के बारे में हम सब जानते हैं, वो सारा हमारा इस किंगडम मोनेरा में शामिल कर दिया गया है। हालांकि आप बहुत सारा चीज आप, मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल समझाई थी, तो उसके अंदर भी काफी कुछ समझाया था, और नहीं होगा तो मैं एक बार और उस सेल को भी यहाँ पे फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे कि आपको इतना पक्का हो जाए कि घर भी पढ़ने को नहीं जरूरत पड़ेगी। तो किंगडम मोनेरा है क्या। किंगडम मोनेरा के लिए सबसे पहले हम एक गुण का प्रयोग करते हैं, और वो हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी। जैसे जो भी हमारे ईस्ट होते हैं, हम हर अपने धर्मों में अलग अलग अपने इष्ट को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे डरते हैं, और हम एक बात कहते हैं कि कुछ भी गलत काम करोगे वो आपको देख रहा है। तो हम लोग उससे क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी है वो। आप कहीं पर भी जाओगे, सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी माने सर्वव्याप्त,
हर जगह मिलेगा। हम इस शब्द का प्रयोग हम जीवाणु के लिए कर रहे हैं कि जीवाणु भी हमारा सर्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटियन है, हर जगह मिलेगा। हर जगह का मतलब हर जगह, हर जगह मतलब हमारे मुंह के अंदर मिलेगा, हमारी आंत में मिलेगा। अरे हमारी जो बड़ी आंत है उसमें तो इसका कालीन बिछा है जीवाणुओं का। ईस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई बोलते हैं उसको। और वो जीवाणु यदि नहीं होगा ना आपकी बड़ी आंत में, तो बेटा हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएगी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपके शरीर को नहीं मिलेगा, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट जीवाणु है वो ई कोलाई कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कालीन के रूप में उसकी लेयर बिछी हुई है हमारी बड़ी आंत के अंदर, बड़ी आंत में कोलोन के अंदर। कोलोन हमारी बड़ी आंत का एक भाग होता है। और डिस्कवरी इसकी की थी ईस्चरिच करके एक वैज्ञानिक ने की थी, तो इसका नाम रख दिया ईस्चरिचिया कोलाई। आधा नाम वैज्ञानिक का है और आधा नाम इसका एड्रेस है कि ये कहाँ मिलेगा। पर एक चीज मैं बोल दूं, चूंकि इसकी बात हो रही है ना, बाय द वे कहीं ना भूल जाऊं मैं, जो पीएमटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक बार पूछा है, पर है बहुत अच्छा क्वेश्चन। यही ई कोलाई, यही ई कोलाई यदि किसी के यूरिन के रास्ते में प्रवेश करता है तो इससे एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, और इस बीमारी का नाम होता है यूटीआई, यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फीमेल के अंदर 90% और 10% मेल के अंदर होती है, क्योंकि फीमेल की जो विजाइना होती है उसमें उसके रहने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेल के अंदर जो यूरेथ्रा है वो कुछ इस टाइप का होता है कि उसमें इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम होती है। पर मेल के अंदर भी 10% होता है, और इसके होने के चांस केवल एक ही रीजन है, और वो इसका रीजन होता है पब्लिक टॉयलेट। यदि पब्लिक टॉयलेट को हम इन्फेक्टेड को यूज कर लेते हैं तो उसी से केवल यूटीआई होता है। यूटीआई बहुत सीवियर तकलीफ वाला होता है, उसके अंदर जो हमारा एब्डोमिनल पोर्शन होता है उसमें सीवियर पेन होता है, फीवर आता है, और कई बार तो किसी को एडमिट तक होना पड़ता है इसके अंदर, इतनी तकलीफ वाला। और मजेदार बात यह है कि उससे होता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। एक बार जब नीट में क्वेश्चन आया था, बच्चे इसका आंसर थोड़ी लगा पाए थे, क्योंकि बच्चों को लगा कि ई कोलाई तो शरीर के अंदर ही होता है, वो क्यों बीमारी करेगा। अरे वो अंदर होता है तो बीमार नहीं करेगा, लेकिन यदि वेजाइना में यूरिनल इन्फेक्शन में कहीं चला गया तो सीवियर तकलीफ करेगा। और यूटीआई एक बहुत कॉमन बीमारी है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। यूटीआई हर एक लड़की को पूरी जिंदगी में एक दो बार तो होती ही है, इतनी कॉमन प्रॉब्लम है यूटीआई, वो ई कोलाई के द्वारा होती है। तो यदि ये क्वेश्चन आ जाता है ना, तो बहुत सारे बच्चे इसको इसी चक्कर में नहीं लगा पाते, अरे ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो किंगडम मोनेरा सर्वव्यापी है। एक मुट्ठी, एक मुट्ठी मिट्टी हमने कहीं से उठाई, हमने उस मिट्टी का अध्ययन किया, 100 प्रकार के जीवाणु आपको मिलेंगे। मतलब कितने प्रकार के मिलेंगे? 100 प्रकार। देखो मैं संख्या नहीं लिख रही हूं, मैं प्रकार लिख रही हूं, मैं संख्या नहीं लिख रही हूं, क्योंकि यही आपके साथ वो लोग कर रहे हैं। एक मिट्टी मुट्ठी में जीवाणु जीवाणु होते हैं 100 संख्या, 100 की संख्या। एक आपको देंगे 100 प्रकार, एक आपको देंगे 1000 प्रकार। और इसको हल्के में मत लेना, क्वेश्चन आजकल ऐसे बना रहे हैं वो, बिल्कुल ऐसे जो आप सोच नहीं सकते उसके ऊपर क्वेश्चन बना रहे हैं वो। 100 प्रकार के जीवाणु होते हैं, मतलब आप उसको टेस्ट करोगे मिट्टी को तो आपको प्रकार मिलेंगे 100 प्रकार के जीवाणु। अरे संख्या तो आप गिन भी नहीं पाओगे, असंख्य होती है, इन्फिनाइट होगी संख्या, तो आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, 3 जगह ऐसी होती है जहां पर जीवाणु के होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि यदि कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी तो हम बचेंगे कैसे। जब हमारी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर आपको एक्स्ट्रा केयर बताता है जीवाणुओं से। तो वो क्या बताता है? सबसे पहली बात कहता है उबला पानी पियो। अब उबला पानी भी बड़ा मजेदार चीज है। उबला पानी का मतलब ये नहीं होता, जो साइंस के नहीं होते ना, तो वो उबले पानी को भी उस तरीके से नहीं पीते। भगोनी में पानी रखा,
उबाल आया, गैस बंद, किस्सा खत्म। किस्सा खत्म नहीं, उसमें जीवाणु है। उबले पानी का मतलब होता है कि हमें कुछ मिनट तक उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर बॉईल करना पड़ता है। आप ऐसे एक उबाल आता है और हम दूध उबालते बंद, जो दूध उफनता है तो बंद कर देते हैं, एकदम गलत है। दूध में सबसे ज्यादा जीवाणु होते हैं, क्योंकि हम लोग केटल्स के साथ में निकालते हैं तो वहां तो सबसे ज्यादा जीवाणु होते हैं। दूध को भी हमें कम से कम 2 से 3 4 मिनट तक लगातार बॉईल करना चाहिए, तब जाकर के वो जर्मलेस होगा। दूसरा होता है बरसात का पानी। बरसात का पानी भी लेकिन कौन सा? अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार पानी बरस ही रहा है, अभी जब तेज पानी बरसेगा तो जर्मलेस रहेगा ये, क्योंकि शुरू में जब पानी बरसता है इनिशियल लेवल पर, तो इतने ज्यादा जर्म होते हैं उसके अंदर कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन 2 4 5 घंटे पानी बरस जाता है, उसके बाद पानी ऊपर से आता है, जो ऊपर के बादल होते हैं वहां पे कोई सूक्ष्म जीव नहीं होते, और उस पानी को हम लोग डिस्टिल वाटर कह सकते हैं। इतना शुद्ध पानी बरसात का देखने को मिलता है। इसी प्रकार से मिट्टी में गहराई में जाकर के जीवाणु नहीं होते। यदि आप मिट्टी को थोड़ी गहराई में खोदोगे 6 7 8 फीट के बाद, तो वो जीवाणु, ऊपर की मिट्टी में सबसे ज्यादा जीवाणु होते हैं, क्योंकि ऊपर की मिट्टी कांटेक्ट में रहती है हमारे, ऊपर की मिट्टी में सबसे ज्यादा जीवाणु होते हैं। और लेकिन आप गहराई में जाओगे तो वो मिट्टी के अंदर भी जीवाणु नहीं होते। इसीलिए आप लोगों ने शायद कभी गांव में कभी किया हो या देखा हो आपने, कि मान लीजिए कहीं ऐसी जगह हमारा कोई चोट लग गई, खून बहता है, तो हमारे ऐसे समझदार लोग मट्टी अंदर से खोद के मिट्टी गीली करके लगा देते हैं, कहते हैं एंटीसेप्टिक है ये। क्योंकि अंदर से जब आप मिट्टी निकालोगे ना, तो उसमें जर्मलेस होती है वो मिट्टी। लेकिन इसमें भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। यदि कोई मिट्टी आपके कोई गोबर गैस प्लांट के बगल में है, तो उसमें तो जर्म होती है। हमारी स्वर्णरेखा के नाले के बगल में कोई मिट्टी खोदो, बढ़िया से बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि वो कहीं ऐसे किस सोर्स के पास तो नहीं है जहां पर जीवाणु के होने की संभावना है। क्योंकि बायोलॉजी में कभी भी कोई भी बात एक शब्द में कभी भी नहीं समझा सकते, भी सही तरीके से बताना हो। लेकिन ज्यादातर मिट्टी अंदर आप खोदोगे तो जर्मलेस होती है। तो 3 जगह ऐसी होती है जहां पर बैक्टीरिया के होने की संभावना थोड़ी कम होती है। बाकी सब जगह माने सब जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। अब जो बैक्टीरिया है, मतलब आप ये देखो ना, गर्म पानी के झरने में, गर्म पानी के झरने में तो मालूम है नीले हरी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया होता है ना। मतलब आप कभी, आपको अभी तो आप छोटे हो, बच्चे हो, अभी आप कब जब दुनिया अपनी जिंदगी जीने लगोगे, कुछ बन जाओगे, तो फिर दुनिया घूमोगे। जब आप दुनिया घूमोगे तो आप पहाड़ों पर भी जाओगे, हिमाचल पर भी जाओगे, और जब आप हिमाचल पर जाओगे तो आपको एक चीज बहुत कॉमन मिलेगी वहां पर, गर्म पानी के झरने, गर्म पानी के कुंड मिलेंगे। गर्म पानी के कुंड हिमाचल पर क्यों मिलते हैं, हिमालय पर क्यों मिलते हैं? क्योंकि हिमालय हमारे सल्फर का भंडार है, और जब ऊपर बर्फ होती है वो पिघलती है, और उस सल्फर से होती हुई जब आती है तो पानी बहुत गर्म मिलता है, उसमें सल्फर की स्मेल भी आती है, क्लियर आपको फील हो जाएगा कि कुछ अलग पानी है ये। और उस सल्फर के पानी में आश्चर्य करोगे आप लोग कि आपको किनारे पर काई मिलेगी। वो कौन सी होती है? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया होती है। कभी जाओ तो, चूंकि जो मैंने देखा है तो मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ आपको, कि मैंने देखा यमुनोत्री गंगोत्री बद्रीनाथ पे कुंड बना रखे हैं उन्होंने नहाने के लिए, और उसकी सीढ़ियों पर इतनी चिकनी हो जाती है वो, कि पैर फिसल जाए तो कुंड में गिरो आप, इतनी चिकनी हो जाती है, इतनी काई हो जाती है उसके पर। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो वहां पर देखने को मिलती है, जो शुद्ध जीवाणु है, किंगडम मोनेरा में ही आता है। डेजर्ट में, रेगिस्तान में, रेगिस्तान तक के अंदर जीवाणु मिलते हैं। और तो और बर्फीले इलाके में, मैंने बहुत साल पहले एक मैगजीन के अंदर पढ़ा था कि एक बार किसी वैज्ञानिकों को बैक्टीरिया में, सॉरी, बर्फीले इलाके में उनको बड़े साइज का बैक्टीरिया मिला था। क्यों? उसका रीजन है, आपको पता है, जिन्होंने प्रोकैरियोट्स पढ़ा है, सेल पढ़ी है, मैंने आपको बताया था कि जीवाणुओं के ऊपर कैप्सूल होता है, और जिसके ऊपर कैप्सूल होता है वो एक प्रकार से अमर है, हम उसको आसानी से नहीं मार सकते, उसके ऊपर किसी मौसम का असर ही नहीं होता ना। तो एक्चुअल में, लेकिन बर्फीले इलाके में थोड़ी सी एक बात और भी है। अब बर्फीले इलाके में यदि कोई चीज बर्फ पे अंदर दबी होती है ना, तो उसके ऊपर कोई भी जर्म अटैक नहीं कर सकते नॉर्मली। मतलब बर्फीले इलाके में हम कहते जरूर है, पर हर बैक्टीरिया बर्फीले इलाके में नहीं मिलता। क्योंकि नहीं तो फिर वो मेरी एक बात जो मैंने आपको बताई है कई बार और आगे भी बताऊंगी, कि बर्फीले इलाके में किसी की डेथ हो जाए और डेथ बॉडी यदि बर्फ में दब जाए,
और 30-40 साल बाद यदि वो डेथ बॉडी आपको मिलेगी तो आपको बढ़िया मिलेगी, बढ़िया एकदम जैसी अभी मरा है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जर्म अटैक नहीं करते हैं। क्योंकि मालूम है किसी की डेथ बॉडी को डिके किया जाता है तो एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं, सबसे पहले वो आक्रमण करते, जीवाणु ही करते हैं सबसे पहली बार। वायरस तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वायरस तो जीवित कोशिका में एंटर करता है। वायरस कभी भी मृत शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि इनोसेंटली जब हम लोग बात करते हैं ना कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो सूक्ष्म जीव अटैक करते हैं, तो कभी इनोसेंटली लोग बोल देते हैं हाँ वायरस ने अटैक कर दिया होगा, तो अपन तो बायोलॉजी की है ना, तो अपन तो ये गलत नहीं बोल सकते ना। तो वायरस कभी अटैक नहीं करेगा, जो भी अटैक करेगा पहले जीवाणु करेगा, और ऐसे जीवाणु को मृतोपजीवी जीवाणु कहते हैं। तभी तो आप देखो ना कि अभी इस मौसम में कोई भी मर जाए, चूहा भी, बिल्ली भी, कोई भी मर जाए, 4 घंटे बाद उसके शरीर से बदबू आने लगती है, मात्र 4 घंटे में। क्यों? क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये जीवाणुओं के लिए फेवरेबल सीजन है। बरसात का मौसम सबसे अनुकूल मौसम होता है जीवाणुओं के लिए। तो ये सारा का सारा जो हर जगह आप लोगों को देखने को, क्योंकि आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन में राइट स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट करके आपको पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर जीवाणु हमको नहीं मिलता। जीवाणु की कई प्रकार की आकृति होती है, जीवाणु की कई प्रकार की आकृति होती है, और आकृति के आधार पर हमने जीवाणुओं को कई भागों में बांटा है। सबसे पहला आता है कोकस। कोकस माने गोलाकार, गोलाकार। पर इसमें गोल गोल अलग अलग होते हैं, जब एक एक गोल कोशिका होती तो उसे कोकस कहते हैं। दूसरा होता है डिप्लोकोकस। ये आपकी बुक में नहीं है, मैं अलग से लिखवा रही हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी बायोलॉजी में कई बार आप नाम सुनोगे तो फिर आप वहां पर परेशान हो जाओगे। डिप्लोकोकस माने दो, दो गोल गोल सेल आपस में जुड़ी होती, दो ही होगी, दो ही होगी। हम इसे कहते हैं डिप्लोकोकस, क्योंकि आप लोग को यदि याद हो 12th क्लास के अंदर जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा जाता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, याद है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये निमोनिया जो फैलाता है ना जीवाणु, वो डिप्लोकोकस भी होता है और स्ट्रेप्टोकोकस भी होता है। चूहे चूहे के अंदर बीमारी फैलाता है ना। अरे ग्रिफिथ ने बताया था ना ट्रांसफॉर्मेशन, कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, तो चूहे को इंजेक्शन लगाते हैं तो चूहे को निमोनिया हो जाएगा तो चूहा मर जाएगा। तो वो कौन सा जीवाणु होता है? वो ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, निमोनिया हो जाता है, निमोनिया। तो वो जीवाणु गोलाकार होते हैं, दो दो होते हैं तो डिप्लोकोकस, और यदि चेन में होते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस चैन में होते हैं तो हम लोग उसे स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। चैन होती है, श्रृंखला होती है, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो लिख लो इसमें श्रृंखला, चैन। कोकस गोलाकार, कोकस मतलब एक एक गोल होता है ना, तो उसे कोकस ही बोलेंगे, मोनोकोकस नहीं बोलते। कोई भी जीवाणु की कोशिका गोल होती है तो उसे कोकस कहा जाता है। अब यदि एक एक सिंगल सिंगल है तो कोकस ही कहोगे, यदि दो होता है तो डिप्लोकोकस कहोगे, मतलब डिप्लो में दो होता है, डाई माने दो होता है ना। और मान लो एक चैन में है, सारी गोल कोशिकाएं चैन में है। यदि आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो लिख लो श्रृंखला। श्रृंखला में क्या जाता है, जितना अच्छा लिखो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो एक आप देख रहे हैं आकृति का डिप्लोकोकस, कोकस माने गोलाकार हो गया। अब गोलाकार में 1 2 3 हो गए, ठीक है, कोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। इसी प्रकार से फिर इसका एक आकार होता है बेसिलस, बेसिलस छड़ आकार का। ऐसे यदि कोई जीवाणु छड़ के आकार का है, ऐसे बना लो, ऐसे बना दो,
परंतु इसके अंदर आपको ना एक चीज बनानी पड़ेगी और इसे कहते हैं हम लोग अंतः बीजाणु, एंडोस्पोर। अंतः बीजाणु, एंडोस्पोर, अंतः बीजाणु, एंडोस्पोर। और ये मालूम है चीज आपको मैं बता दूं कि पूरी बायो में 2 साल की बुक में आपको ये कहीं पर भी समझाया नहीं गया है। केवल आपकी बुक में एक डायग्राम बना रखा है इन्होंने और उसमें एक छोटा सा गोला करके बीजाणु लिख रखा है। तो क्वेश्चन आपको जब आएगा ना तो आप विश्वास कीजिएगा कि ज्यादातर बच्चे यही कहेंगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि वो कहीं पर आपको बताया ही नहीं गया है और डायग्राम से ये लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। अब तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि अंतः बीजाणु किस जीवाणु में पाया जाता है? कोकस, बेसिलस, स्पाइरल। तो यही बच्चों को नहीं मालूम पड़ता कि जीवाणु में होता है, ऊपर से बेसिलस में होता है। अकेला बेसिलस में देखो, मैंने इसके अंदर नहीं बनाया है, केवल बेसिलस के अंदर बना रही हूँ। जो छड़के आकार का जीवाणु होता है उसमें एक विशेष प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। ये अलैंगिक प्रजनन है, ये अलैंगिक प्रजनन होता है। हम उसे कहते हैं एंडोस्पोर। और मालूम है एंडोस्पोर क्या होता है? इसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर होती है। एंडोस्पोर जिसके अंदर बनता है वो सबसे बड़ा अमर है। कोई ताकत नहीं है किसी की जो उसको मार के दिखा दे, इतना ज्यादा ये अपने आप के ऊपर लेयर चढ़ा लेता है। कितना पानी बरस रहा है, कितनी कम तापमान होगा, कितना हाई तापमान होगा, इसको आप मार नहीं सकते। इतना ज्यादा मतलब ये जटिल हो जाता है, अंदर जाके साइटोप्लाज्म में सिकुड़ के गोल हो जाता है, ऊपर से लेयर 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 बना देता है। तो किसी भी मौसम का कोई भी असर इस पर नहीं होता। तो एंडोस्पोर केवल बेसिलस में होता है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि आपको याद रखना है। इसी प्रकार से एक होता है डिप्लोबेसिलस। डिप्लोबेसिलस मतलब दो, मतलब ऐसे डिप्लोबेसिलस। और एक होता है स्ट्रेप्टोबेसिलस। स्ट्रेप्टोबेसिलस समझ गए होगे अब तो आप लोग, चैन में। यदि बेसिलस जीवाणु, छड़के आकार का जीवाणु पूरी एक श्रृंखला में होगा तो हम उसे बोलेंगे स्ट्रेप्टोबेसिलस। कोमा आकार, ऐसे जैसे अपन कोमा लगाते हैं ना, लिखते समय ऐसे करके कोमा लगा देते हैं, तो कोमा के आकार का। विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा। बेटा अभी मुरैना के पास किसी गांव में 3 बच्चों की मृत्यु हुई है इस बीमारी से, हैजा से। 3 बच्चों की मृत्यु हो गई, अभी जस्ट की बात है, 10-15 दिन पहले की बात है। और जब पूरे गांव में इसका टेस्ट आया, ग्वालियर के अंदर कमला राजा मेडिकल कॉलेज में टेस्ट हुआ उसका, तो वहां पर बहुत सारे लोगों के अंदर ये जीवाणु की प्रॉब्लम निकली। तो विब्रियो कोलेरा एक ऐसा जीवाणु है, इतना जबरदस्त तरीके से हैजा फैलाता है कि हम कई बार, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर पहले से ही रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है और ऊपर से गांव में छोटी जगह जब होती है तो हम बच्चे को प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को नहीं दिखा पाते, तो बहुत ऐसी घटना हो जाती है। और ज्यादातर ये एक पर्टिकुलर जगह होती है, तो क्योंकि ये जीवाणु उस पर्टिकुलर जगह है, एक ही खा रहे हैं, एक ही पी रहे हैं, तो एक दूसरे मतलब उसी से पूरे ऐसे फैलती चली जाती है। तो इतना खतरनाक ये जीवाणु है, हैजा फैलाने वाला। और इसकी आकृति कोमा के समान होती है, कोमा के रूप में ये देखने को मिलता है। विब्रियो कोलेरा इसका नाम है। एक और बस है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम माने
कुंडलित आकार का, इसका मतलब होता है कुंडलित आकार का। और इसकी विशेषता होती है, जो मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है एग्जाम के अंदर, जो आपको आएगा, और चूंकि मैं आपको इतना सब कुछ बता रही हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप तो कम से कम इस क्वेश्चन को करोगे। इसके अंदर दोनों तरफ फिलेजिल्ला गुच्छे में होते हैं, क्योंकि डायग्राम में दिया है और कहीं इसके बारे में बात की नहीं है, आपने ध्यान दिया नहीं है। क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो हम बुक को अपने दिमाग में लेकर कोशिश करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको वो एग्जाम में डायरेक्ट सही आंसर याद आ जाए। और आपको क्वेश्चन मालूम है इस पे कैसे आने वाला है। स्पाइरलम जीवाणुओं के लिए सही है, एक सिरे पर बहुत सारा गुच्छा, दोनों सिरे पर फ्लैजेला गुच्छा, एक सिरे पर एक फ्लैजेला, दोनों सिरे पर एक एक फ्लैजेला। ये आपको यही बस एक क्वेश्चन बन रहा है इसमें से, और कोई दूसरा क्वेश्चन इसमें से नहीं बन रहा, पर ये एक ही क्वेश्चन हमारे लिए एक मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी रख रहा है। तो दोनों तरफ फ्लैजेला के गुच्छे होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला का गुच्छा है। ये दोनों सिरे पर गुच्छे होते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा अरे ये क्या है, याद रहे, क्योंकि बेटा अभी रुको, अभी अभी समझा रही हूँ। अभी मैं फ्लैजेला के आधार पर जीवाणु कोशिकाओं के प्रकार बता दूंगी ना, सब कंफ्यूज हो जाओगे। एक फ्लैजेला भी एक सिरे पर होता है, पूरे परिधि पर भी फ्लैजेला होते हैं। तो यदि आप फ्लैजेला की बात करोगे तो जीवाणुओं के अंदर तो बहुत सारे प्रकार है। तो जब हम पूरा पढ़ लेते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि दोनों तरफ जब फ्लैजेला किसी जीवाणु कोशिका में होते हैं ना, तो इसका भी एक नाम होता है एम्फीट्राइकस। मैं भी आपको अलग से लिखवा दूंगी, सिर्फ मत चक्कर में पढ़ो। और एक बात हमेशा याद रखना कि मैंने ये दो तीन चीजें आपको एक्स्ट्रा दी है, तो इसको एक्स्ट्रा बिल्कुल मत मान के चलना। होने को तो इससे बहुत ज्यादा है, वो तो मैंने आपको दी नहीं है। ये केवल इतने से थोड़ी होती है, आकृति तो बहुत प्रकार की होती है। सारसीना, स्टेफाइलोकोकस, जाने कौन कौन सी होती है। पर अपन को अपने दिमाग में कोई एक्स्ट्रा फालतू का नहीं भरना है, कोई डस्टबिन नहीं है ये हमारा। इसके अंदर जो भी चीज आ रही है बहुत वैल्यूबल होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने वही सारी चीज लिखवाई है जो बिल्कुल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत की है, ठीक है ना। तो ये इसकी आकृति नोट कर ली, कर लो नोट, कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम मोनेरा है ये। आगे समझ में बेटा, आप लोगों को कोई भी डाउट किसी को है, आज भी आप लोगों की क्लास में कुछ बच्चे नए बैठे हैं, आराम से कोई भी चीज मेरे से पूछ सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कोई भी चीज में पूछना हो तो आराम से पूछेगा। आगे समझ में? चलिए, अब हम लोग मुख्य रूप से किंगडम मोनेरा पे जा रहे हैं। और किंगडम मोनेरा को दो भागों में डिवाइड किया है, एक आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आर्की बैक्टीरिया आपको पढ़ा रही हूँ, और यू बैक्टीरिया पूरा सिस्टमेटिकली कराऊंगी। आपकी बुक में सिस्टमेटिकली नहीं दिया हुआ है, पर मैं सिस्टमेटिकली कराऊंगी। तो सबसे पहले अपन लोग करने जा रहे हैं आर्की बैक्टीरिया। पता नहीं क्यों आर्की बैक्टीरिया छोटा सा ही है, पर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें। तो इतना छोटा सा है, इतना सरल सा है, तो क्यों ना हम इसको इतना अच्छा करें कि इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उसको बबल्स को भर डालेंगे। तो सबसे पहले आएगा आर्की बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा को जीवाणुओं के आधार पर दो भागों में बांट दिया है। सबसे पहला है आर्की बैक्टीरिया। तो हमने इसको नाम ये क्यों दिया है और इसका मतलब, देखो आर्की बैक्टीरिया वो जीवाणु हैं जो हमारी पृथ्वी पर प्राचीन समय से सबसे पहली बार पैदा हुए थे। देखो सबसे पहली बार पृथ्वी क्या थी, आग का गोला थी। और जब इस आग के गोले को के अंदर विस्फोट हुआ था, तो सब तारे, चंद्रमा, सूरज सब अलग अलग चले गए, बिग बैंग हो गया, और पृथ्वी अपनी एक अलग आ गई। ये पृथ्वी करोड़ों वर्षों तक गर्म रही थी, धीरे धीरे ठंडी हुई। जब ये ठंडी हुई ना, तो इसके अंदर करोड़ों वर्षों तक बरसात हुई है, पानी बरसा है। जैसे आपने एक चीज देखी होगी, कोई तवा होता है, हमारी माँ रोटी जब बनाती है तो तवे को जब उतारती है तो तवा इतना गर्म होता है कि हम उसमें से एक कटोरी पानी उस तवे पर डाल दें
तो पूरा पानी उड़ जाता है भाप बन के। फिर हम दोबारा से कोई कटोरी पानी डालेंगे तो थोड़ा पानी भर के रह जाता है, जो कि बहुत गर्म होता है। सेम यही क्रिया हमारी पृथ्वी पर हुई थी कि जो पृथ्वी इतनी गर्म थी ना, जब बरसात हुई ना, तो उस बरसात की वजह से उस पृथ्वी पर जगह जगह गर्म पानी भर गया। आज आप जो महासागर, समुद्र, झील आप जो देख रहे हो ना, ये सब की सब पृथ्वी के उस समय की है, ये मानव निर्मित नहीं है। ये पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी, जब बरसात चल रही थी, तो उस समय एक जगह कोई पानी इतना भर गया, वही ये महासागर है। ये मानव निर्मित ना तो कोई झील होती है और ना ही कोई समुद्र, महासागर, प्रशांत, इतने सारे हम जो पढ़ते हैं, हिंद महासागर, अरब महासागर, कुछ नहीं है। ये सब की सब पृथ्वी के समय है। और उस पानी के अंदर हमारा सबसे पहले जीवन आया था। चाहे वो कोई भी हो, जंतु जगत हो, पादप जगत हो, जीवाणु हो, कोई भी हो, ये सब की सब हमारे उस समय के ही है। तो उस समय पृथ्वी पर क्या चलता था, कहीं दलदल है, कहीं सल्फर का पानी है, कहीं कुछ है। तो उस समय जो सबसे पहले जीवाणु पैदा हुए थे, उन सभी जीवाणुओं को हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। और इसीलिए हमने इसका एक नाम और दिया है, हम इसे कहते हैं जीवित जीवाश्म। लिविंग फॉसिल। हम इसे लिविंग फॉसिल कहते हैं, जीवित जीवाश्म कहते हैं उसको, लिविंग फॉसिल। देखो, जीवित जीवाश्म शब्द का प्रयोग आप कुल मिलाकर के 3 बार करोगे। एक बार कर दिया, एक बार आपके एनिमल क्लासिफिकेशन में लिमुलस को करोगे, याद है? याद है कि नहीं? क्लियर लिखा है, मतलब जीवित जीवाश्म में लिखा है। और एक बार मैं फिर करा दूंगी, और वो मैं कराऊंगी साइकस को लेकर। जीवित जीवाश्म अपनी एक परिभाषा है कि ऐसा कोई जीवित इतना प्राचीन है कि वो जीवाश्म के रूप में होना चाहिए। यदि कोई जीवाश्म अभी भी जिंदा है तो हम उसे कह देते हैं जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल। हमारी पूरी बायो में इसके 3 एग्जाम्पल है। ज्यादा जोर दोगे तो 4 बता दूंगी, इससे ज्यादा नहीं करना। आपकी बुक में डायरेक्टली एक यूज किया है इन्होंने, पर ये भी हमारा बड़ा फेमस है। तो ये मालूम है हमारे दूसरे बैक्टीरिया से अलग क्यों है? क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति डिफरेंट है। हमारे दूसरे जीवाणु हैं, उनकी और इनकी कोशिका भित्ति में अंतर है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर कि आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में किस चीज को लेकर डिफरेंस है। सीधा सीधा आया है, सीधा ही सीधा आया है। ऑप्शन देते हैं उसके अंदर, कोशिका झिल्ली, नाभिक, कोशिका भित्ति, कुछ और दे दिया। तो आंसर सिर्फ एक ही याद रखो, कोशिका भित्ति। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इसको याद रखना बड़ा सरल ही है। क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में मिलता है पृथ्वी पर, गर्म पानी के झरने में, दलदल एरिया में, मतलब बहुत ही अलग अलग जगह मिलता है ये। तो इतनी कठिन परिस्थितियों में जब ये मिल रहा है, तो इसकी कोशिका भित्ति थोड़ी जटिल और अलग होगी, तभी तो मिल रहा है ना। ये तो वो क्यों नहीं मिल रहा? क्यों है? तो कोशिका भित्ति को लेकर के बहुत ज्यादा अलग है। हालांकि सेल मेम्ब्रेन को लेकर भी होता है, लेकिन आपकी बुक में सेल वॉल ही दिया है, तो आप वही कीजिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज ही हो जाओगे, है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्मो एसिडोफिल, एक होता है मिथेनोजेंस, और एक होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स वो होते हैं जो लवणीय भूमि पर मिलेगा। दूसरा होता है थर्मो एसिडोफिल्स, सल्फर के गरम गरम सल्फर
झरने में मिलते हैं। तीसरा होता है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस के लिए दो आंसर याद रखना, दलदल और साथ में जो चरने वाले जानवर होते हैं उनके पाचन तंत्र में, हम इसे गट कहते हैं। जो चरने वाले जानवर होते हैं, जानवर के पाचन तंत्र में, इंग्लिश में तो एकदम सिंपल सा शॉर्ट है, गट ऑफ द कैटल्स। जो चरने वाले जानवर होते हैं उसको इंग्लिश में कैटल्स कहते हैं। कैटल्स, चरने वाले से मतलब जुगाली वगैरह जो करते हैं ना, जो गाय और भैंस जो होती है, उनके अमाशय के अंदर भी और आंत के अंदर भी जितना भी जो पचाया जाता है ना जानवर के द्वारा, वो जीवाणुओं के द्वारा ही पचाया जाता है। हालांकि मैं एक एक करके भी समझा रही हूँ तो इसकी डिटेल में और बताऊंगी। सबसे पहले हेलोफाइल समझो कहाँ होता है। मैंने लिख दिया है लवणीय भूमि। तो लवणीय भूमि कहाँ होती है? समुद्र के पास जितनी भी भूमि होती है सब लवणीय भूमि होती है। आपने शायद कभी सुना हो कि समुद्र के पास नॉर्मल पेड़ पौधे नहीं लग सकते, जैसे हमारे आसपास आम, पीपल, बरगद, नीम, जामुन, अमरूद, वहां नहीं लग सकते। वहां पर विशेष प्रकार के पेड़ पौधे लगते हैं और उन्हें हम बोलते मैंग्रोव, मैंग्रोव्स कहते हैं। राइजोफोरा, सोनेरेसिया, ये सब मैंग्रोव्स में आते हैं। तो वहां पेड़ पौधे, तो ऐसे जीवाणु जो लवण वाली भूमि में मिलते हैं, हम उसको जो हेलोफाइल्स कहते हैं। वो लवणीय भूमि कहलाती है, हेलोफाइल्स कहलाती है, लवणीय भूमि। तो लवणीय भूमि मतलब जहां पे लवण है भूमि में बहुत ज्यादा। तो समुद्र के पास जितनी भी भूमि होती है सब लवणीय भूमि कहलाती है। थर्मो एसिडोफिल्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि पूरे के पूरे हिमालय पर गर्म पानी के सल्फर के झरने हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस पूरे पानी के अंदर भी आप कल्पना करो कि बहुत तेज गर्म पानी होता है वो वहां पर। उस गर्म पानी के झरने में जो जीवाणु मिलता है, हमने उसको नाम दे दिया है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो माने तापमान, एसिडो माने अम्ल, और फिल्स माने रहना। गर्म पानी के सल्फर के झरने में पाया जाने वाला जीवाणु थर्मो एसिडोफिल्स कहलाता है। सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है पानी में भी सल्फर घुलेगी तो। मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस एक तो दलदल में बहुत होता है। दलदल, कहीं पे दलदल जानते हो ना, दलदल एक खतरनाक चीज है। दलदल से पंगा नहीं लेना चाहिए, दलदल बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। पानी से ज्यादा डेंजरस होता है दलदल, क्योंकि एक बार यदि बाई चांस की दलदल में आप चले गए और जितनी निकलने की कोशिश करोगे, दलदल आपको उतना ही नीचे ले जाता है। तो दलदल से कभी भी किसी प्रकार से कोई भी एडवेंचर नहीं होना चाहिए। और दलदल के पास आप जब खड़े होगे तो आपको एक विशेष प्रकार की स्मेल आएगी। वो स्मेल इस जीवाणुओं की वजह से ही आती है। तो उसके अंदर दलदल में मिलते हैं। पर दलदल से कहीं ज्यादा हमें जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं अंदर इस प्रकार से जीवाणु बहुत अधिक मिलते हैं। बल्कि जो गोबर होता है ना, गोबर की अपनी एक स्मेल होती है। वो गोबर की जो स्मेल है ना, वो इन्हीं जीवाणुओं की वजह से ही होती है। गोबर की जितनी भी स्मेल होती है ना, वो इन्हीं जीवाणुओं की वजह से होती है, क्योंकि उसमें मीथेन गैस निकलती है। देखो इसका नाम क्या है, मिथेनोजेंस। जेंस का मतलब होता है उत्पन्न होना, और मीथेन माने गैस। तो मीथेन गैस का उत्पन्न होना, तो गोबर के अंदर वो जीवाणु निकलते हैं तो उसी से वो गैस निकलती है जो मीथेन होती है। पर मीथेन गैस की एक बात आई है, तो मैं एक शब्द मीथेन के लिए आपको जरूर बताऊंगी कि मीथेन गैस हमारी पृथ्वी की सबसे हानिकारक गैस है, जो कि हमारे ओजोन लेयर को पतला कर रही है। बहुत ज्यादा खतरनाक गैस मानी जाती है मीथेन गैस। तो इसीलिए मीथेन हम लोगों को मतलब प्रमोट किया गया कि गोबर को हम इस तरीके से कंडे बना करके ऐसे, क्योंकि जो आप ऐसे कंडे बना के छोड़ते तो उससे भी मीथेन गैस निकलती है। तो मीथेन गैस हमारे खाने पीने की से भी नहीं, हम खाने को डिके करके छोड़ देते हो उससे भी मीथेन गैस निकलती है। पर सबसे ज्यादा हमको जो आंसर चाहिए वो दो है, दलदल और
करते हैं। तो ये आर्की बैक्टीरिया है, छोटा सा सरल सा। आप लोग को यदि तीनों चीजें इतनी नोट करना हो तो आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको बस इतना सा कर लेना और क्वेश्चन पक्का है तो नोट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से कर लो। अब अपन लोग करने जा रहे हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है सत्य बैक्टीरिया, और इसके अंदर हम लोग माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे, नीले हरे शैवाल पढ़ेंगे, और एक नॉर्मल जीवाणु जो होता है वो हम लोग करेंगे। नॉर्मल जो जीवाणु होता है, सबसे पहले नॉर्मल जीवाणु कैसा होता है? साधारणतः उसके अंदर हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक संरचना होती है। तो मैं आपको एक छोटे से समरी के रूप में पूरी सेल बता देती हूँ, हालांकि अपन लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कि आप लोगों में से हो सकता है कि कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी है, तो मैं बहुत जल्दी बताऊंगी, तो वो ये ना सोचे कि इतना, क्योंकि मैंने ये वाली सेल आपको कई बार पढ़ा चुकी है, एक्स्ट्रा कवरिंग बैच में भी मैंने आपको ये पढ़ाया है, इसके अंदर ये कवरिंग बैच के अंदर भी इसमें देखा है। ठीक है, तो जरा इधर ध्यान देना, विशेषकर वो लोग ज्यादा ध्यान दें जो पहली बार इस सेल को पढ़ रहे, बाकी रिवीजन के रूप में हो जाएगा। हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी सेल पाई जाती है, इसके अंदर सत्य नाभिक नहीं होता, इसके अंदर असत्य नाभिक होता है, इसके अंदर अनिश्चित नाभिक होता है। तो जीवाणु कोशिका में सबसे पहले कोशिका भित्ति होती है, जो कि बहुत जटिल होती है, कई प्रकार के जटिल पदार्थों से मिलकर बनती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैप्सूल होता है, और जो कैप्सूल होता है वो बहुत मोटी लेयर के रूप में देखने को मिलता है, ऐसे करके ये जो आपको मिलेगा, ये पूरा का पूरा जो होता है, ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा कैप्सूल है। जिस जीवाणु के ऊपर कैप्सूल होता है, हम उस जीवाणु को आसानी से ना तो किसी एंटीबायोटिक से मार पाएंगे और ना ही किसी मौसम के प्रभाव से मार पाएंगे। ऐसा जीवाणु एक प्रकार से बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को जिंदा रख लेता है। लेकिन यदि किसी जीवाणु के अंदर कैप्सूल नहीं है, तो उसके ऊपर एक चिकनी लसदार एक पतली सी लेयर पाई जाती है, और हम इसको सिलाइम लेयर कहते हैं। चिकनी लसदार पतली लेयर पाई जाती है, और ये आसानी से जीवाणुओं को मार सकती है, मतलब एंटीबायोटिक्स वगैरह हम खाते हैं तो उससे जीवाणु इजीली मर जाएगा। अंदर कोशिका झिल्ली होती है। एक बात हमेशा याद रखो, मैंने एक क्वेश्चन भी आपको पूछा था, आपने गलत किया है, कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक की कोशिका में कोशिका झिल्ली को लेकर कोई अंतर नहीं है, दोनों की संरचना समान होती है, दोनों ही लिपोप्रोटीन से बनती है। यदि फर्क कोई है तो छोटा सा एक फर्क है जो आपको बताया नहीं जाता, हमारी इसकी मेम्ब्रेन की मोटाई थोड़ी सी कम होती है, और यूकैरियोट्स की मेम्ब्रेन की मोटाई थोड़ी सी ज्यादा होती है। वो भी बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, इसकी 60 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, उसकी 75 एंगस्ट्रॉन्ग होती है बस केवल, लेकिन बाकी 100% सिमिलर है। तो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में क्या समानता होती है, तो उसके अंदर आंसर था कोशिका झिल्ली, और आप लोगों ने एक दो बच्चों ने तो नाभिक लगा मारा, जो सबसे बड़ा अंतर होता है सेल का, नाम ही उस पर दिया है, फिर भी नाभिक लगा दिया आपने, कोई बात नहीं, पर कोशिका झिल्ली में समानता दोनों में देखने को मिलती है। नाभिक इसमें नहीं होता, नाभिक के स्थान पर इसमें एक गुणसूत्र होता है, और इसका जो एक गुणसूत्र होता है वो गोलाकार होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, नग्न होता है, क्योंकि नाभिक की झिल्ली नहीं होती इस पर, हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर नहीं होता, ठीक है ना, और डबल स्ट्रैंड होता है, क्योंकि दो श्रृंखला होती है ना इसके अंदर, डबल स्ट्रैंड होता है। तो ये इसका नाभिक है, पर हम इसको नाभिक ना कहकर न्यूक्लियोइड कहते हैं, हम इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। यदि न्यूक्लियोइड शब्द कहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि हम जीवाणु के नाभिक की बात कर रहे हैं, और नाभिक लिखा है तो यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोइड ये शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जो प्रोकैरियोट के नाभिक के लिए यूज किया जाता है। पूरा इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है,
और क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है और इस पूरी संरचना को हम नग्न थाइलेकॉइड्स और क्रोमेटोफोर कहते हैं। शायद मेरे ख्याल से आपको हिंदी में अवर्णित ऐसे कुछ समथिंग हिंदी कहते हैं, लवक कहते हैं, समथिंग कुछ ऐसा कहते हैं। परसों मुझसे आप लोगों में से कोई पूछ रहा था कि इसका मतलब क्या होता है, तो ज्यादा शुद्ध हिंदी हो जाती है तो आपको एग्जाम में भी लैंग्वेज यूज करती हूँ जो आपके एग्जाम को क्वेश्चन कराएगी। इसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्रोमेटोफोर के ऊपर 2-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इसको हल्के में मत लेना। सिंपल क्वेश्चन आया था कि जीवाणुओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो उसमें क्रोमेटोफोर आंसर कई बार पूछ चुके हैं। तो क्रोमेटोफोर प्रकाश संश्लेषण के लिए देखने को मिलता है। इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन रहित होता है, क्योंकि इसके अंदर वो कोई भी संरचना नहीं पाई जाती जो मेम्ब्रेन से घिरी होती है। राइबोसोम झिल्ली रहित होता है, इसीलिए राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। और राइबोसोम 70S होता है, 50 और 30 70S होता है। ये जो राइबोसोम होते हैं ना, एमआरएनए के ऊपर, ये एमआरएनए है, ये इस एमआरएनए के ऊपर एक चेन में पाए जाते हैं जिसको हम लोग पॉलीसोम कहते हैं, और ये राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो इसको मीसोसोम कहते हैं, और ये जो मीसोसोम होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य रखता है। माने जो काम माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर करती है एटीपी का निर्माण, प्रोकैरियोट के अंदर मीसोसोम एटीपी का निर्माण करता है। और आप देख भी सकते हो कि इसकी संरचना कुछ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जैसी ही दिख रही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्रिस्टी होते हैं। तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं इनसे ही तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना। तो ये तो खैर वो अलग अलग व्यू चले आ रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है किससे बना है, लेकिन ये भी एक व्यू चलता है कि यही टूट करके चारों तरफ मेम्ब्रेन से घिर गया होगा और माइटोकॉन्ड्रिया इसने बना लिया होगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है, एटीपी का निर्माण करता है और वायवीय जीवाणुओं के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। इसी प्रकार से इसके अंदर फ्लैजेला पाए जाते हैं जो कि लोकोमोशन का कार्य करते हैं। तो फ्लैजेला के आधार पर जीवाणु भी कई प्रकार के होते हैं। मान लो एक जीवाणु ऐसा है जिसके अंदर फ्लैजेला नहीं है, हम उसको ए ट्राइकस कहेंगे। एक जीवाणु ऐसा है पूरे शरीर पर फ्लैजेला है, पेरीट्राइकस। इसका उदाहरण लिख लो, ई कोलाई। बहुत कुछ मैंने इसके बारे में आपको बताया है। अब जब भी ई कोलाई पढ़ोगे तो एकदम अननोन नहीं रहोगे, आपको बहुत कुछ इसके बारे में पता है कि ई कोलाई क्या होता है। पेरीट्राइकस माने पूरी परिधि पर फ्लैजेला देखने को मिलते हैं। होने को तो ऐसा भी होता है मोनोट्राइकस। होने को तो ऐसा भी होता है, आप जानते हो, एम्फीट्राइकस। इतना ही बहुत है, इतने बहुत है। लोफोट्राइकस बोलता मत करो, इतना ही बहुत है। मोनोट्राइकस में केवल एक ही फ्लैजेला होता है, तो आप एग्जांपल एक आध पढ़ सकते हो, देख सकते हो। एम्फीट्राइकस चूंकि अभी अपन ने पढ़ा है, स्पाइरिलम बताया है मैंने आपको, तो एम्फीट्राइकस हो जाएगा। और ई कोलाई पेरीट्राइकस है, पूरी परिधि पर होता है। तो इतने ही आप लोगों के लिए सफिशियंट होगा। फ्लैजेला के आधार पर ये जीवाणुओं के प्रकार हो गए। ठीक है बेटा, तो ये पूरी की पूरी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, दैट इज मोनेरा के अंदर जितनी भी सेल्स आती हैं सबकी संरचना इस प्रकार से देखने को मिलती है। हालांकि आपको यहाँ पर
बहुत ज्यादा समझाया नहीं गया है क्योंकि वो साइटोलॉजी में समझाया गया है, लेकिन तब भी थोड़ा सा आप लोगों को हो जाएगा। अब उसके बाद हमारी जितनी भी जीवाणु कोशिका होती है वो व्यवहार में बहुत जटिल होती है। यदि इनकी आप संरचना देखोगे तो सरल है। ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर आपको पूछी जाती है और बच्चे बड़े इसको कंफ्यूज होकर गलत भी कर देते। मेरी लाइन, मेरी बात फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं स्टेटमेंट के हिसाब से भी अब आपको बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हूँ कि स्टेटमेंट में भी आप सही करें क्वेश्चन। जीवाणुओं की कोशिका संरचना में सरल है लेकिन व्यवहार में बहुत जटिल है। अब ये लाइन हमने क्यों बोली है? क्योंकि इसके अंदर पोषण बहुत प्रकार का मिलता है, बहुत प्रकार का पोषण मिलता है। अभी आपको चार्ट से समझाऊंगी मैं। तो व्यवहार इसका बहुत जटिल है, बीमारी भी फैलाती है, मृतोपजीवी भी होती है, सहजीवी भी होती है। तो हम दूसरे जीवों की तुलना में हम व्यवहार की बात करेंगे, बिहेवियर की बात करेंगे, तो जीवाणु कोशिका जटिल है पर संरचना में सरल है। ये मेरे से बच्चों ने पूछा कि व्यवहार जटिल है का मतलब क्या, क्योंकि इसमें जितने प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है पृथ्वी पर किसी में मिलता ही नहीं है। तो ये व्यवहार ही तो हुआ, उसका बिहेवियर ही तो हुआ। स्वपोषी भी होगा, विषपोषी भी होगा, जे भी होगा, वो भी होगा। तो एक प्रकार से व्यवहार इसका जटिल है, रोग भी फैला रहा है, हमको मार तक रहा है ये। तो व्यवहार हम इसका जटिल बोलते हैं। इसके अंदर जो मेटाबॉलिक क्रियाएं चलती है वो बहुत ज्यादा विस्तृत चलती है। इकलौती सेल है तो क्या हुआ, मेटाबॉलिक क्रिया इसके अंदर बहुत एक्सटेंसिव चलती है, बहुत ज्यादा इसमें हमको देखने को मिलती है। तो इसके अंदर पोषण किस प्रकार का होता है, तो देखो मैं आपको क्या क्या बता रही हूँ। मैं आपको जीवाणुओं के अंदर सबसे पहले मैं आपको पोषण लिखवा रही हूँ कि पोषण का पूरा एक चार्ट बना रही हूँ किस प्रकार से मिलता है। और इसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर प्रजनन की बात करेंगे। तो मैं आपको एक एक करके सिस्टमेटिकली कराऊंगी क्योंकि आपकी इस बुक में थोड़ा सा अलग टाइप का दे रखा है। तो सबसे पहले अपन पोषण की बात करते हैं कि चलो पोषण कैसा होता है। पृथ्वी का सबसे जटिल पोषण इसके अंदर होता है। न्यूट्रिशन। इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक। कोई भी जीव अपने भोजन का निर्माण खुद करता है तो हम उसको स्वपोषी कहते हैं। नॉर्मली हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, तो हम लोग इनको बोलते हैं प्रकाश स्वपोषी। पर मैंने यहाँ प्रकाश नहीं लिखा है क्योंकि यह स्वपोषी भी दो प्रकार का होगा। एक होता है प्रकाश संश्लेषी, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक। हमेशा एक बात याद रखना, यदि कोई भी पृथ्वी पर ऐसा है जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण कर रहा है तो 100% उसमें क्लोरोफिल होगा। बिना पिगमेंट्स के, बिना क्लोरोफिल के पृथ्वी पर कोई भोजन का निर्माण नहीं कर सकता। यदि आज हमारे शरीर में भी कोई क्लोरोफिल डाल दे तो हम भी धूप में खड़े होकर भोजन का निर्माण कर सकते हैं, कोई किचन की जरूरत नहीं है। पर उसमें फिर वो दिक्कत हो जाएगी, पूरी हलवा नहीं मिलेगा, वो तो फिर वो अपने हिसाब से भोजन बनाएगा, खा लेना। तो इसीलिए कोई भी यदि क्लोरोफिल हो नहीं है, अब वो एक अलग बात है कि अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का क्लोरोफिल मिलता है। अब जैसे ये पौधे होते हैं, इनमें भी क्लोरोफिल अलग प्रकार का मिलता है जो हमारे उच्च पौधों में अलग होता है। तो पिगमेंट्स अलग अलग मिलेंगे पर हमको इसमें इतना डीप में नहीं जाना है। पर इसमें भी क्लोरोफिल मिलता है, इसके भी क्लोरोफिल को मालूम हम लोग क्या बोलते हैं, ABCD। उच्च पौधों में भी बोलते हैं ABCD, इसमें भी बोलते हैं, पर इसका ABCD अलग है और उसका ABCD अलग है, पर क्लोरोफिल तो मिलेगा ही।
दूसरा होता है रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी, कीमोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफ, जो कीमोट्रॉफिक होते हैं, ये किसी न किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें इनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ये बिना प्रकाश के किसी कुन्ने में अंधेरे में पड़े रहेंगे और वहां पर अपने भोजन का निर्माण कर लेंगे। हालांकि ये भी दो प्रकार के होते हैं, लिखना नहीं है, सुन लो बस केवल। एक होते कार्बनिक, एक होते अकार्बनिक। एक होते हैं जो कार्बनिक को लेकर के भोजन का निर्माण करेंगे और एक अकार्बनिक को लेकर के भोजन का निर्माण करेंगे। जैसे आप लोगों ने कभी ध्यान से कभी सुना हो, या आपको शायद नहीं पता है तो भी एक नॉलेज की चीज है कि हमारे जमीन के अंदर तमाम सारे खनिज का भंडार मिलता है। जैसे लोहा मिलता है, क्योंकि कोई भी खनिज हम पैदा नहीं कर सकते। हमारी जब पृथ्वी शुरू में थी, आग का गोला थी और उस समय बहुत विभिन्न प्रकार के खनिज थे। तो चूंकि इतना अधिक टेम्परेचर था कि सारे खनिज भारी होकर पृथ्वी के केंद्र में चले गए, गहराई में चले गए, क्योंकि भारी थे ना, पिघले हुए थे, तो पिघलने की वजह से सब नीचे चले गए। तो आज यदि कोई भी खनिज हम जब निकालते हैं तो जमीन में खोद कर ही निकालते हैं, तभी तो खनिज कहते हो। खनिज माने खनन, जो खोद कर निकालता है वो खनिज कहलाता है। तो आयरन तो सबसे ज्यादा बीच में होता है। अब आप कल्पना करो, आयरन इतनी गहराई में होगा तो आप कैसे खोद के निकालोगे, वो भी आयरन को। तो आजकल एक बहुत अच्छा तरीका आ गया है, एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया आ गए हैं और जो खनिज को तरल अवस्था में कन्वर्ट करते हैं। तो पाइप में उनको डाला जाता है, वो खनिज को तरल करके दूसरे पाइप से उस आयरन को निकाल दिया जाता है। ये ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो पानी का निर्माण करते हैं। हम लोग इनको बोलते हैं हाइड्रोजिनोमोनास। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कार्बन बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे बैक्टीरिया है। मिथेनोजेंस क्या है, वो भी तो इसी में ही आते हैं। तो यदि कोई जीवाणु रासायनिक पदार्थों के द्वारा भोजन का निर्माण करेगा तो हम उसको रसायन संश्लेषी के नाम से जानते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा आता है विषमपोषी। विषमपोषी माने हेट्रोट्रॉफिक। और ये हेट्रोट्रॉफिक भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है परजीवी, दूसरा होता है मृतोपजीवी, सेप्रोफाइट बोलते हैं इसको, और तीसरा होता है सहजीवी, सिम्बायोटिक। सहजीवी, सिम्बायोटिक। परजीवी के अंदर एग्जाम्पल तो खैर जितने भी जो रोग फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं, वो सारे के सारे हमारे परजीवी होते हैं। जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर। कोलेरा मतलब हैजा, अभी आपने किया है। ई कोलाई, ओ मैंने बताया था ना अभी, विब्रियो कोलेरा। टिटनस, पता है इसका नाम? क्लोस्ट्री बैक्टीरियम टिटेनी, लिखना हो तो लिख लो। क्लोस्ट, वैसे आपके सिलेबस में सब है ये आगे। क्लोस्ट्री बैक्टीरियम टिटेनी, ये जीवाणु का नाम है जो टिटनस पैदा करता है। क्लोस्ट्री बैक्टीरियम टिटेनी। हैजा का नाम है विब्रियो कोलेरा। इसके अलावा टाइफाइड, क्या है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। एक का नाम मैं खुद बोल रही हूँ, लिख लो, क्योंकि आपकी बुक में मिलेगा नहीं, ये तो सब मिलेंगे। सिट्रस कैंकर। हाँ, क्या है? वेरी गुड। इससे लगता है कि पढ़ा रही हूं तो याद रखते हो। जैंथोमोनास सिट्री।
ये आपके बुक में क्या है, बीमारी का नाम तो दे रखा है पर कोजल एजेंट नहीं दे रखा, जो आपको बहुत कॉमन पूछा जाएगा, बहुत ही कॉमन है तो आएगा ही, बहुत नहीं दिया तब भी आएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये नींबू के ऊपर होता है, नींबू के ऊपर आप खुरदरा खुरदरा देखो, कभी नींबू आते हैं ना तो कभी कभी नींबू में आप देखना कुछ नींबू के ऊपर पीले पीले रंग का खुरदरा खुरदरा सा कुछ लगा होता है, वो यही जीवाणु का होता है। कैंकर बोलते हैं, कैंकर मतलब कैंसर, और कैंसर का मतलब उसमें वो ग्रोथ हो रही है ट्यूमर जैसी, तो उसे कैंसर के समान माना है, तो उसे कैंसर ना बोलकर कैंकर बोलते हैं। तो इसीलिए उसका नाम है जेंथोमोनास सिट्री, जीवाणुओं का, और उस बीमारी का नाम है सिट्रस कैंकर। सिट्रस नींबू को बोला है, ऐसे सिट्रस तो नींबू को बोलते हैं, मौसमी को बोलते हैं, संतरे को बोलते हैं, सबको बोलते हैं, पर सबसे कॉमन नींबू के लिए सिट्रस कैंकर। तो सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास सिट्री। अभी आप जब एक 12th क्लास में हमारा एक लेसन है बीमारियों का, मानव के अंदर जो बीमारियां होती हैं, तो उसके अंदर ये सारा पढ़ोगे। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं आपको कि 4-5 बीमारियां आपको जीवाणु की देते हैं, 2-3 बीमारियां आपको वायरस की दे देते हैं, एक आध बीमारियां आपको प्लाज्मोडियम की दे देते हैं। फिर आपसे पूछेंगे इनमें से कितनी बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा होती है। आपको ये सरल लग रहा होगा लेकिन सरल नहीं होता ये, हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि वायरस से कौन सी होती है और जीवाणुओं से कौन सी होती है। तो आपको ना सबसे ज्यादा इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन सी बीमारी जीवाणुओं से होती है, कौन सी बीमारी वायरस से होती है। तो ये आपको ना अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी सिलेबस में जो बीमारी मेरे को दिख रही थी, मैंने उसी को आपको लिखवा दिया। और मालूम है ये बीमारी है ना, केवल ऐसा मत समझो कि मानव में ही होती है, जानवरों में भी बहुत कॉमन बीमारियां होती है, हर प्रकार के जानवर के अंदर होती है बीमारी, पौधों के अंदर बीमारियां होती है, हर मतलब हर जगह बीमारियां देखने को मिलती है। तो परजीवी आप किसे कहते हो कि यदि कोई जीवाणु किसी जीवितों से भोजन ग्रहण करता है तो परजीवी हो गया, दूसरे जीवों पर। मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है? मृतोपजीवी का मतलब होता है कि जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहेगा, वो मृतोपजीवी है। यदि इसका उदाहरण लिखना चाहो, अच्छा कोई मुझे बताएगा इसका उदाहरण जरा, कोई कौन सी है, क्या बोल रहा है ये, सुना ही नहीं आ रहा। एक इसके अंदर आता है लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दूध पर और दही पर काम करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसको लैब कहते हैं, लैब LAB, लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं लैब। और एक इसके अंदर आता है हमारा बेसिलस, बेसिलस में भी 3 वेराइटी होती है, माइकोइड्स वगैरह, ये बहुत फेमस है, जितना भी पानी सड़ता वड़ता रहता है, बदबू मारता है ना, वहां पर बेसिलस बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। मतलब सेप्रोफाइट्स तो बहुत होते हैं, जो भी हमारी खाने पीने की चीजों को खराब करते हैं ना, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पे रहते हैं ना, वो सारे के सारे हमारे सेप्रोफाइट्स होते हैं। परंतु ये बीमारी नहीं फैलाते, जैसे हमारा पैरासाइट्स है, ये बीमारी फैलाता है, पैरासाइट्स पूरा पैथोजन है, बीमारी फैलाता है। सेप्रोफाइट्स नॉर्मली बीमारी नहीं फैलाते, लेकिन खाने पीने की चीजों को बहुत खराब करते हैं। आपने देखा है ना, हमने दूध को 2 घंटे 3 घंटे नहीं उबाला, कच्चे दूध को पूरा जम जाता है, और जमते समय तो बड़ा ऐसा लगता है कि दही बन गया, पर आप उसे खा नहीं सकते, कभी आपने किया और चाखो तो कड़वा करंट लगता है, और वो रियल में खराब होता है, उसको आप नहीं कर सकते। तो कोमल, मैं ना क्लास ले रही हूँ, बहुत अर्जेंट है क्या कुछ? मैं अभी क्लास से फ्री होकर तेरे से बात करती हूँ ना, क्योंकि चूंकि तू फोन कर रही है तो मैंने उठाए तो उठाती नहीं हूँ। ठीक है, तो ये मृतोपजीवी हो गया। सहजीवी कौन सा होता है? यदि कोई हाँ क्या है इसका उदाहरण? लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर राइजोबियम, लिख लो इसका उदाहरण, राइजोबियम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है ना, दाल वाली फैमिली, इनकी जड़ों में रहते हैं, गांठों के अंदर, और ये क्या करते हैं संदीप, बात नहीं, ये क्या करते हैं, पौधों को नाइट्रोजन देते हैं और बदले में नाइट पौधे से फ्लैट लेते हैं, फ्लैट रहने के लिए, 2 बेडरूम फ्लैट,
रहने के लिए, और खाना भी उन्हीं से लेते हैं। फ्री फोकट में कोई काम करता है क्या? वो बदले में जो दे रहा है ना पौधे को, वो बहुत बड़ी चीज दे रहा है। तभी तो दाल वाली फैमिली में प्रोटीन होता है। यदि ये नहीं हो ना तो दालों में प्रोटीन नहीं होगा। जितनी भी दालों के अंदर जो प्रोटीन होता है ना, वो इन जीवाणुओं की वजह से होता है। ये नाइट्रोजन देते हैं, उसी नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बनेगा और अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये पोषण कंप्लीट हो गया आप लोगों का। बाकी किंगडम मोनेरा अभी काफी सारा है, बहुत ज्यादा है अभी तो ये। तो अगले टर्न पे इसको अपन पूरा खत्म कर ही देंगे। अगले टर्न पे ये पूरा फिनिश हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग को नोट करना है तो कर लीजिएगा। और उसके साथ में जो है आप लोग जल्दी, यदि कहीं जा रहे हो पोहा हुआ खाने तो जल्दी आ। ठीक है, मैं भी 10 ही मिनट में आ जाऊंगी, क्योंकि आज अपन कवरिंग बैच भी लेंगे।